Hello everyone. So today I am discussing one more important topic with respect to this JEE point of view and NEET point of view. Generally, a student find a difficulty while solving this problem. Okay, this question is related to friction chapter. And while I discuss the friction, then mainly a student say that सर वो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को टीच किया है, दे आर गोइंग इन ऑल टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। उनका फ्रिक्शन चैप्टर खत्म होने के बाद उनको ये फ्रिक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता नहीं रहता है। व्हेन आई आस्क द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तो उनका कहना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन, but that is not right. Friction force opposes the relative tendency of motion between the two surfaces in contact. When one surface has tendency to slide over the other surface, then the friction force comes in existence. It only play the role when there is a relative motion. It's not necessary that friction force always oppose the motion. Okay? एंड एक और प्रॉब्लम रहता है बच्चों को कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हमेशा क्या लिखने की कोशिश करते हैं, म्यू एम जी लिखते हैं, बट ये भी गलत है। दिस इज नॉट द ऑलवेज। ओके, जो एग्जैक्ट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो म्यू एन होता है, और वो भी ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। द फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो म्यू एन होती है। ठीक है, तो एन का वैल्यू डिपेंड कर सकता है। अगर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेट्स से इफ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और हम फ्रिक्शन ये अप्लाइड फोर्स ऐसा हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर जाएगा और mg नीचे लगेगा। दैट टाइम हमारा जो n होगा वो mg के इक्वल होगा। बट लेट्स से सपोज अनदर सिचुएशन कि एक ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन पे है, ऐसा लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन पे है और वहां पे इंक्लाइनेशन हमारा थीटा है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, तो इस केस में क्या हमारा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो ऐसे लगेगा और एम जी हमारा इधर लगेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो हमारा इधर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या होगा, एम जी साइन थीटा। इस केस में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगेन आई एम टेलिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो म्यू एन होता है। दैट इज कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि जो एन है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। राइट? अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स एक और चीज है, वो सेल्फ एडजस्टेबल है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो म्यू एम जी कॉस थीटा ही लगेगा इंक्लाइंड सरफेस पे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स में जो भी नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जनरली वो कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं इसको, हाउ टू हैंडल दिस। राइट? सो लेट्स ट्राई टू गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चन और देखते हैं कि हम कैसे फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है, इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक। तो पहले एक 2 kg का ब्लॉक बना लो यहाँ पे। ओके, और ये जो ब्लॉक है एक दूसरे ब्लॉक पे रखा हुआ है जिसका ब्लॉक 4 kg है। ये 2 kg का है हमारा और ये 4 kg का है। एंड नाउ दे आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक कितना है, इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक two blocks if a force of 12 न्यूटन इज अप्लाइड। पहला पार्ट में द अपर ब्लॉक हो क्या रहा है, यहाँ पे हम एक फ्रिक्शन एक अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 12 न्यूटन है।
ठीक है, 12 न्यूटन है इसकी वैल्यू, राइट। कैसे करेंगे फिर? तो ये 12 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो अपर ब्लॉक होगा वो इधर जाने की टेंडेंसी होगी, लेफ्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, राइट। तो अगर जो हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, तो हमने अपर ब्लॉक पे 12 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और इसका खुद का वेट होगा 2g। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा 2 इंटू जी, 10 लेना है जी का वैल्यू, तो 20 न्यूटन हो जाएगा। और चूंकि इसकी टेंडेंसी इधर की ओर है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज म्यू एन हो जाएगा। और 0.2 दे रखा है म्यू का वैल्यू और एन, तो यहां पे सॉल्व करने पे 4 न्यूटन आ रहा है। 4 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे से, मैक्सिमम 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, ठीक है। और हम इधर की ओर कितना लगा रहे हैं, 12 न्यूटन लगा रहे हैं। अब देखना है कि दोनों ब्लॉक साथ में जाएगा या अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। तो बड़ा वाला, अगर जो इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये 12 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, बिकॉज नेट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन कॉज करता है, तो ये 12 माइनस 4 हो जाएगा और दैट इज कितना आ जाएगा, 2 इंटू, इसका 2 है, 2 इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमेशा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि किस फोर्स के इक्वल टू हम फोर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन है। यहाँ पे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लेना होता है, दैट इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू जो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है कि ये जो अपर वाला ब्लॉक है वो भी साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो ये वाला हमारा अपर वाला ब्लॉक था, वो क्या किधर लग रहा था, उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर। तो जो लोअर वाला ब्लॉक है जो 4 kg का है, वो न्यूटन थर्ड लॉ से इधर की ओर एक फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी आल्सो 4 न्यूटन। क्योंकि ग्राउंड हमारा स्मूथ है, तो इधर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इधर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 0 होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा हमारा, तो दैट इज 4 इक्वल टू 4 इंटू ए डैश कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो जो ए डैश होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। बाकी जो इस पे ऊपर से एक फोर्स लगेगा वो कितना होगा हमारा, तो नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन ऊपर से एक फोर्स लगेगा और इसका एक नीचे से भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, इंडस मान लो, और इसका खुद का जो वेट होगा mg40। लेकिन ये इसके एक्सेलरेशन में रोल प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो नीचे से जो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इंडस, वो कैंसल आउट कर देगा इस 20 न्यूटन को और इस 40 न्यूटन को, राइट। दिस 40 न्यूटन, दिस 40 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। तो जो नीचे से जो ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पे एन डैश, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 40, दैट इज 60 न्यूटन, राइट। बट दैट विल नॉट काउज एनी एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। अब अगर जो फोर्स को हम क्या करते हैं, बड़े वाले ब्लॉक पे लगाते हैं, जो इसका पार्ट बी है, ये तो पार्ट ए हमने अंडरस्टैंड किया, राइट। अगर हम नीचे वाले पे फोर्स लगा देते हैं, कितना का, हम 12 न्यूटन का, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन देख चुके हैं। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना आ रहा था, वो यहां से हम देख चुके हैं 4 न्यूटन का, ठीक। तो यहां पे ये कितना है हमारा, 4 kg का है, राइट, ठीक है। अगर जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये बड़े वाले ब्लॉक का, बड़े वाले ब्लॉक का देखते हैं कि साथ में जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर जो मैक्सिमम हम फ्रिक्शन फोर्स लगा दे, लेट से 4 न्यूटन, और इधर 12 न्यूटन है और ये कितना है हमारा 4 kg है,
तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 12 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 4 इंटू ए। ओके, इसकी एक्सेलरेशन मान लिया हमने ए है, तो यहां से 8 इक्वल टू 4 इंटू ए आ जाएगा। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और अगर जो छोटे वाले ब्लॉक का भी तुम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो, तो ये लोअर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था, तो अपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा थर्ड लॉ से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन होगी, और 2 केजी का है ऑब्जेक्ट। तो 4 इक्वल टू कितना हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू 2 इंटू ए डैश, मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन कितना ए डैश, ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लोअर का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। तो जो बी वाला पार्ट है हमारा ना, द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, और ए वाले पार्ट में जो है ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव टुगेदर। ओके, तो ये ब्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस में जब भी आता है ना फ्रिक्शन का, तो हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअली चेक करना होता है। मैं इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 3 ब्लॉक्स लेंगे। ठीक है, ओके।